नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की जो आपकी क्लास होने वाली है बाल विकास की, और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक विकास देखिए, जब हम लोग बाल विकास पढ़ रहे थे ना, तो बाल विकास की अवस्थाएं हमने पढ़ी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि बाल विकास में और क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे हम लोगों ने सामाजिकरण पढ़ा, उनका शारीरिक विकास भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब सामाजिकरण के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में दोस्तों आप लोगों को 3 क्लासेज पहले कराई जा चुकी हैं। इसके पहले वाली जो सामाजिकरण की आपकी क्लास थी वो क्लास नंबर 6 थी। क्या थी? वो क्लास नंबर 6 थी। और ये जो आपकी क्लास है, यहां पर क्लास नंबर 10 लिखा हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये क्लास नंबर 10 कैसे है। तो संज्ञानात्मक विकास की 3 क्लासेज आपकी कराई जा चुकी हैं, और वो हम लोगों ने सामाजिकरण 6 तक पढ़ा था। 3 क्लासेज वो हो गई, तो प्लस 3 आपकी 9 क्लासेज हो चुकी हैं। अब ये उसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास में हम लोगों ने जीन पियाजे पढ़ लिया है और वाइगॉत्स्की पढ़ लिया है, और अभी हम लोग संज्ञानात्मक पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? तो ये है ब्रूनर का सिद्धांत। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैं आपको प्लेलिस्ट में एक बार ले जाके आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जो है आपको वहां से जाकर के चीजों को देखना है। ठीक है, देखिए ये आप चैनल पर चले जाइएगा, और चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जैसे ही आप नीचे आएंगे ना, यहां बाल विकास मिलेगा। यहां आप एक बार फुल प्लेलिस्ट देखेंगे तो अब मैंने इसको क्रम से लगा दिया है। ठीक है, क्या हुआ है, क्रम से मैंने लगा दिया। सामाजिकरण के बाद 7वीं 8वीं और 9वीं क्लास, इसमें क्लास नंबरिंग जो हुई है ना, मैं क्लास नंबरिंग को चेंज कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में क्या हो जाए, आसानी होने लगे। तो आप ये क्लासेज वहां से जाकर के देख सकते हैं। ओके है, अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अब आपकी 10वीं क्लास कैसे है ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, आज की क्लास को। ठीक है, देखिए आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हाँ आज की क्लास में जितने लोग हमारे नए साथी जुड़े हैं, वो टेलीग्राम परिवार हमारा स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रूनर का सिद्धांत। अब बात आई कि ब्रूनर का सिद्धांत है क्या, तो देखिए ब्रूनर ने जो अपना सिद्धांत दिया है ये भी संज्ञानात्मक का ही सिद्धांत है। क्या है? संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत है। हालांकि उसमें होता यह है कि कौन किस चीज को ज्यादा महत्व देता है। आपकी परीक्षा में यदि ये पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, आपका उत्तर जीन पियाजे ही होगा, क्योंकि जीन पियाजे का ही उसमें इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण माना जाता है, और वही नाम सबसे आगे रहता है। बाकी हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रूनर का सिद्धांत। ठीक है, यह भी संज्ञानात्मक के अंतर्गत ही आ रहा है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। यहां से हाँ बात आई कि जब संज्ञानात्मक हम पढ़ लिए हैं तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहां से आपकी परीक्षा में 2019 और 2020 में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दोनों में पूछे जा चुके हैं। तो यूपी टीईटी की परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि बहुत कठिन प्रश्न नहीं होते हैं, आसानी होते हैं। तो इसीलिए ये क्लास आप लोगों के लिए रखी गई है, छोटी क्लास होगी ताकि कम समय में ज्यादा चीजें हम लोग कर सकें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जेरोम ब्रूनर इनका पूरा नाम है। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो ब्रूनर है ना, ये कहां के मनोवैज्ञानिक है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखने लगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं। सबसे पहला आपका आएगा कि ये कहां के वैज्ञानिक हैं, तो ये है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। हाँ, यहां पर एक चीज और तुरंत यहां पर रिवीजन आपको करना है। अमेरिका के एक और थे आपके थॉर्नडाइक मिलेंगे, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर एक चीज और आपकी है, जैसे जीन पियाजे का नाम आता है तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि जीन पियाजे कहां के हैं दोस्तों, तो जीन पियाजे आपके हैं स्विट्जरलैंड के। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो आपका यूपी टेट है वो फैक्ट बेस चलता है। क्या है? फैक्ट बेस पर चलता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये सारे प्रश्न भी उसमें पूछे जाते हैं। आजकल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, आवाज से आपको हो सकता है कि पता चल रहा हो, इसी वजह से बाकी की क्लासेज एकदम रेगुलर वे में नहीं चल रही हैं। हाँ, मैं काम कर रहा हूं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों की तैयारी एकदम बेहतर होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया? नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे जो है ना जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के विकल्प के रूप में माना गया। किसके रूप में माना गया? विकल्प के रूप में माना गया। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विकल्प के रूप में कौन सा सिद्धांत आता है, तो यह आपका आ जाएगा ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज है, मचान या पार्ट या स्कैफोल्डिंग। अब आप कहेंगे कि मचान, माफ कीजिएगा ये पियाजे लिख दिया गया यहां पर ना,
चलिए, मचान या पार्ट या इसके फोल्डिंग, अब बताइए आप इसका प्रयोग आपने कहां पर किया है? तो जिन लोगों ने क्लास देखी है, कौन सी, वाइगॉत्स्की वाली, जेडपीडी वाला आपने देखा है ना, तो वहां पर आपको मिला था इसका फोल्डिंग, मचान या पार्ट, जो एक क्या होती है, टेम्परेरी हेल्प जो होती है, मतलब कि एक काम चलाऊ सहायता जिसे आप कहते हैं ना, कि बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, पिता ने साइकिल थोड़ा सा सहारा दिया, बच्चा चलाना सीख गया, बस उन्होंने हटा लिया। मकान बनता है तो एक सांचा लगाया जाता है, जब मकान पक जाता है तो सांचा हटा लिया जाता है ना। तो जब बालक वो क्रिया सीख जाता है, मतलब वो एक अस्थायी सहायता होती है, बालक की क्रिया सीखने तक ही वो जो है उसमें लगती है। तो इसका जो है मचान का जो संप्रत्यय दिया था, ये भी किसने दिया था? ब्रूनर ने ही दिया था। लेकिन जहां भी इसका प्रयोग होगा तो आपको किसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाएगा? वाइगॉत्स्की के संदर्भ में इसका प्रयोग आपको मिलेगा। तो जब भी पार्ट मचान आता है, यदि आपसे कहे कि पार्ट या मचान का संप्रत्यय किसने दिया, तो आप कहेंगे कि ब्रूनर ने दिया है। और यदि आपसे पूछे कि ये जेडपीडी जो है इसका प्रयोग, या जेडपीडी के बारे में या पार्ट या मचान के बारे में आपसे पूछे, तो आप वाइगॉत्स्की लगाएंगे। या आपको ये पूछ सकता है कि किस जो है सिद्धांत में इसका प्रयोग किया गया, तो आप वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में तुरंत लगाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जो इनका ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास है, इन्होंने इसकी कितनी अवस्थाएं बताई। हालांकि ये अवस्थाएं नहीं है, लेकिन अब अवस्थाएं ही लिखी जा रही हैं, तो आप भी अवस्थाएं ही पढ़िए कि कितनी अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं, अब आप कहेंगे कि अगर परीक्षा में पूछे संज्ञानात्मक विकास, तो हमेशा जीन पियाजे आप लगाएंगे। यहां पर आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, वो मैं अभी लास्ट में आपको प्रश्न भी करा के दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए, तो ब्रूनर ने जो है 3 स्तरों में बांटा है, और पियाजे ने कितने स्तरों में बांटा था? तो आप कहेंगे कि पियाजे ने 4 स्तरों में बांटा था। जैसे ही यहां पर आपको देखना है, आपको 4 उनका भी याद आना चाहिए। पहला कौन सा? संवेदीगामक। दूसरा कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, और कौन सा? अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 में उन्होंने बांटा, 3 में इन्होंने बांटा है। कौन सा? एक है संक्रियात्मक या क्रिया निर्माण की अवस्था होती है। संक्रियात्मक अवस्था है जिसे इनएक्टिव स्टेज कहा जाता है। कौन सी इनएक्टिव स्टेज कहा जाता है? ये जन्म से 3 वर्ष। अब बात आई कि सर ये कहीं 2 वर्ष मिलता है, कहीं 3 वर्ष, तो ज्यादा इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। ये 2 या 3 कुछ भी मिल सकता है, आपको तो परेशान नहीं होना है। ये 7 या 8 वर्ष मिल सकता है, तो परेशान नहीं होना है। तो ज्यादा इस कालक्रम को लेकर के परेशान नहीं होना है। दूसरी अवस्था है प्रतिबिंबात्मक या प्रतिमात्मक, मतलब कि अब यहां पर देखिए, दोनों के बारे में अभी मैं सबके बारे में नीचे बात करूंगा। 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्तर है, तो तीनों के बारे में मैं नीचे आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आइकॉनिक। क्या होता है? आइकॉनिक का मतलब होता है कि कोई चित्र हो, आइकन हो। आइकन आप देखते होंगे ना, जब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो बहुत सारी इमोजी उसमें होती है। तो वो इमोजी क्या होती है? इमोजी होती है या आइकन्स होते हैं। उनको आप देख करके सीखते हैं, है ना। आपने देख लिया कि ये इस तरीके की कोई इमोजी, तो गुस्सा हो गया है। ठीक है, तो जब उधर से आती है ऐसी इमोजी, या वो लाल वाली जो होती है ना, तो होता है कि अब तो आधा घंटा गया, अब तो मनाना ही पड़ेगा, है ना। आप लोगों के साथ तो होता ही होगा कि मनाना पड़ेगा। तो इधर से स्माइली वाला जाता है। हाँ, तो वही सारी चीजें हैं, यहां पर समझिए, समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए, प्रतिमात्मक मतलब प्रतिमा के माध्यम से या फोटो के माध्यम से जब बच्चा सीखता है, तो ये आपकी आइकॉनिक स्टेज होती है 3 से 8 वर्ष की। प्रश्न आपसे पूछा गया है परीक्षा में कि जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, जीन पियाजे की किस अवस्था से मैच करती है, मेल खाती है, तो आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आगे अगर हम लोग बात करें, जो तीसरी अवस्था है संकेतात्मक या सिंबॉलिक स्टेज। क्या है? संकेतात्मक है या सिंबॉलिक स्टेज है। इसमें बालक जो है भाषा के माध्यम से, चित्र की जरूरत पड़े या ना, मतलब अमूर्त रूप से भी बालक क्या करता है? सीखने लगता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एज है 8 से 15 वर्ष या 15 वर्ष से ऊपर भी जो इसकी एज होती है। तीनों एज को अगर मैं एक साथ आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाहूं, तो यहां पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, एक है इनएक्टिव स्टेज, एक है आइकॉनिक स्टेज, और एक है सिंबॉलिक। इनएक्टिव में क्या होता है कि ये बच्चा जो है संक्रिया के माध्यम से सीखता है, कार्य करके सीखता है। कार्य करके मतलब कुछ ना कुछ करता रहेगा। जीन पियाजे ने क्या कहा था? उन्होंने कहा संवेदी अंगों की सहायता से सीखता है। और यहां पर भी वही लगभग चीजें हैं। यहां पर कहा गया कि कार्य करता है, बच्चा कुछ एक्टिविटी करके सीखता है। तो यहां पर क्या होगा? मूवमेंट या एक्शन के माध्यम से बच्चा सीखता है। जैसे ये बच्चा है, देखिए, किताबों को लेकर के खेल रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ नहीं रहा है, चित्र नहीं देख रहा है, बल्कि खेल रहा है। तो
तो जब बालक खेलता है तो वो क्रिया करता है, अपनी गामक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। अब आप कहेंगे गामक क्या है? तो गामक मतलब है जो हाथ पैर इन सबसे क्रिया करता है, ठीक है। जो संवेदी गामक आपने पढ़ा था, तो गामक क्रियाएं होती है जो हाथ पैर जो संवेदी अंगों के माध्यम से क्रिया करके वो सीख रहा है। दूसरा है आपका इमेजेस और आइकन्स के माध्यम से सीख रहा है, तो ये इसीलिए तो आइकॉनिक एज कहा गया। देखिए बच्चे किताब में क्या देख रहे हैं? इमेज देख रहे हैं ना, तो इमेज के माध्यम से सीख रहे हैं, ये चीज हो गई। जैसे बच्चा इमेज के माध्यम से सीख रहा है, आप किताब में बच्चे कार्टून देखते रहते हैं ना, तो उससे भी क्या होते हैं? सीख रहे होते हैं। इसी माध्यम में आएगा वो आइकॉनिक में। और सिंबॉलिक में क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के माध्यम से। यहां पर देखिए ये अब बड़े हो गए हैं तो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के माध्यम से सीख सकते हैं। यहां पर अब उनके पास एक अच्छी खासी भाषा आ गई है, अमूर्त चिंतन आ गया है, तो अब कोई समस्या नहीं है, वो आराम से सीख सकते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं। देखिए एक एक स्टेज के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा बात करते हुए चलेंगे। जैसे संक्रियात्मक या क्रिया निर्माण या क्रियात्मक स्तर है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया संक्रिया करके जब बालक सीखता है तो वो आपकी पहली स्टेज है। किसने बताया? ब्रूनर ने भी बताया है और पियाजे ने भी लगभग यही चीज कही है ना। देखिए दोनों लोगों के सीखने में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक। इन्होंने कहा, पियाजे ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो सतत नहीं होती है, असतत होती है, बीच बीच में रुक भी जाती है। लेकिन इन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया सतत रूप से चलती है, मतलब कि वो कभी भी रुकती नहीं है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चिंतन को जो है महत्वपूर्ण माना था। इन्होंने कहा कि केवल चिंतन नहीं, भाषा भी महत्वपूर्ण है, ये भी इन्होंने कहा है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बाकी आपसे इतनी डीप चीजें नहीं पूछेगा, आपसे जो पूछेगा वो केवल और केवल इन्हीं के स्टेजेस से रिलेटेड चीजें पूछेगा। तो संक्रियात्मक या क्रिया निर्माण या क्रियात्मक स्तर या इनएक्टिव स्टेज जिसे आप कहते हैं, तो इसमें क्या होता है? ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है, तो ये तो आपको पता है ये प्रथम अवस्था है, और 0 से 3 वर्ष हो जाएगा, तो ये भी आप जान रहे हैं। बालक इस अवस्था में शारीरिक गामक क्रियाएं करता है, तो ये तो मैंने बताया है कि कोई खिलौना ले लेगा उससे बालक खेलता है, या फिर क्या करता है? बालक किताबों के माध्यम से खेल रहा है तो गामक क्रियाएं करके सीखता है। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। और दूसरी चीज क्या है? शब्दहीन क्रियाएं करता है, मतलब उसके पास शब्द तो होते नहीं है उस समय, तो शब्दहीन क्रियाएं करता है। गामक क्रियाएं करेगा तो उसमें बोलेगा है नहीं, वो शब्दहीन क्रियाएं ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी स्टेज हो जाती है, आप लोग देखिए एक काम किया करिए, आप लोग अपना नोट्स बनाया करिए अच्छे से, ठीक है। जब आप लिख करके बनाएंगे, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आप बना लिया करिए। जब आप लिख के बनाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रतिमात्मक या प्रतिबिंबात्मक जो दूसरा है, तो इसमें भी मैंने बताया था आपको, ये 2 से 7 नहीं, यहां 3 कर लीजिए, 3 से 7 वर्ष, ठीक है। तो 3 से 7 वर्ष की अवस्था में अगर आएंगे तो क्या होगा? तो यहां पर जो आपका प्रतिबिंबात्मक मतलब आइकॉनिक है, आइकन के माध्यम से सीखेगा, दृश्य सामग्रियों के माध्यम से सीखेगा। तो कैसे सीखेगा ये आप देखिए, दृश्य स्मृति का क्या होता है? बालक में दृश्य स्मृति का विकास हो जाता है, मतलब कि अब बालक देख करके चीजों को क्या करता है? याद करने लगता है, समझने लगता है। और इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में जो बालक होता है वो प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है, जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से होता है उसके माध्यम से सीखता है। आप इतना ही अंदाजा लगाइए कि प्रतिबिंबात्मक है मतलब प्रतिमा रखी होगी। क्या रखी होगी? प्रतिमा रखी। पहली स्टेज में क्रियात्मक मुख्य है, मतलब क्रिया करेगा। दूसरी स्टेज में क्या है? प्रतिमान मुख्य होंगे, प्रतिमाएं मुख्य होंगी, चित्र होंगे, मतलब कि मूर्त रूप की बात हो रही है। हाँ, अगर आप समझे तो मूर्त रूप की बात हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं? कार्टून के माध्यम से क्या कर रहे हैं? देख करके सीख रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं संकेतात्मक या सिंबॉलिक स्टेज, जिसे आप कहते हैं 8, 7, 8 आपको दोनों मिल सकता है, तो 7, 8 से 15 या उससे ऊपर की अवस्था होती है। तो इसमें क्या होता है? अमूर्त चिंतन की अवस्था आ जाती है, मतलब कि अब बालक चित्र हो या ना हो, अमूर्त चिंतन वो कर सकता है, ठीक है। तो देखिए होता ये है ना कि पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, तो उसी में इन्होंने समेट दिया है थोड़ा सा। जैसे उन्होंने कहा 0 से 2, 2 से कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, 0 से 2, 2 से 7, उसके बाद 7 से कितना उन्होंने बताया था? 7 से 11, 11 से 15। इन्होंने क्या कहा? 0 से 2, उसके बाद 2 से 7 या 8, और उसके बाद इन्होंने कह दिया 8 से सीधे सीधे 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यही आपको ध्यान में रखना है।
ध्वन्यात्मक संकेतों के माध्यम से बालक अब अभिव्यक्ति करने लगता है, कि मतलब अब बालक का भाषा विकास हो गया। तो इसमें क्या मुख्य होगा, इसमें भाषा जो है मुख्य रूप में आ जाएगी, अमूर्त चिंतन जो है वो मुख्य रूप में आ जाएगा। तो इतनी सी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज जो है समझ लेनी है कि सर्पिलाकार पाठ्यक्रम या वर्तुलाकार पाठ्यक्रम, ये परीक्षा में प्रश्न अभी तो नहीं पूछा गया आपके यूपी टेट में, लेकिन आगे परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है कि सर्पिलाकार पाठ्यक्रम है क्या। आपको अगर याद हो तो जब हम लोग विकास का सिद्धांत पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, विकास का सिद्धांत, तो मैंने उसमें एक आपको सिद्धांत पढ़ाया था, वो कौन सा था, विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत। और मैंने कैसे आपको बताया था, इस तरीके से कुछ चित्र बना करके मैंने उसमें आपको समझाया हुआ था। मतलब कि उसमें क्या था, विकास का क्या होता है, रिवीजन होता रहता है। बालक जिस अवस्था से होकर के गुजरा वो एक बार फिर वहां से घूम के जाता है ताकि उसका रिवीजन हो जाए। वही वाला यहां पर भी है, वर्तुलाकार या सर्पिलाकार पाठ्यक्रम है। अब देखिए पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या जो होती है और सिलेबस जो होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। यहां आप करिकुलम लिखा है ना, तो पाठ्यचर्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका स्पाइरल करिकुलम है, इसके बारे में किसने जो है बात की है अपने सिद्धांत में, तो आप तुरंत बताएंगे ब्रूनर। अब यहां पर समझिए कि होता क्या है। देखिए ये आपको अगर चित्र दिख रहा हो तो ये है स्पाइरल, ठीक है। सर्पिलाकार, ये सर्पिलाकार है ना। यहां पर क्या, जो अभी प्राइमरी में किताबें चलती हैं या किसी भी आप क्लास की किताबें ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है, जैसे जो कक्षा 4 में चीजें पढ़ाई गई हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर क्या है, क्लास 4 है। अब जो क्लास 4 में चीजें पढ़ाई गई ना, तो बालक ये घूम करके एक बार यहां से क्या करता है, अगली जब 5 में जाएगा तो 4 की चीजों को क्या करेगा, एक बार रिवाइज करते हुए जाता है। क्या करता है, रिवाइज करते हुए जाता है। पाठ्यक्रम जब बनाया जाता है तो उसमें आप देखेंगे 5 में जो बच्चा पढ़ा रहता है उसका एक ओवरव्यू 6 में दिया जाएगा, 6 में जो पढ़ के जाएगा एक ओवरव्यू 7 में दिया जाएगा। मतलब कि पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है और पूर्व ज्ञान का रिवीजन भी करते हुए आगे बढ़ना है। वो किसमें है, ये है इनके ब्रूनर ने जो सर्पिलाकार या वर्तुलाकार पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का जो इन्होंने बात की है यहां पर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ब्रूनर ने कहा है कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी बालक को सिखाया जा सकता है। ये आप नोट कर लीजिए कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। एक चीज ये भी आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अब ये तो आप जान ही गए कि इन्होंने भाषा विकास पर भी पूरा का पूरा जोर दिया है, क्योंकि इनका जो लास्ट वाला है सिंबॉलिक स्टेज है, उसमें भाषा को इन्होंने मुख्य रूप से माना हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आगमनात्मक जो सीखने की विधि है, आगमनात्मक की बात की है, ठीक है। तो आगमन को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। आगमन का मतलब क्या है, पहले आपका क्या होगा, उदाहरण होगा, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर। तो सीखने की जो आगमन की विधि है उसको इन्होंने क्या किया है, महत्वपूर्ण माना है। तो ये भी आप यहां पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका ब्रूनर का पूरा सिद्धांत रहा जो कि आपके सामने रखा गया है। इससे ज्यादा आपसे ब्रूनर में कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां पर बात कर लेते हैं। चलिए, तो ब्रूनर की इतनी सारी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी और वो चीजें मैंने आपको अच्छे से एकदम समझा दी हैं। जितने भी सिद्धांत आपके पूछे जाते हैं, मैं हर एक सिद्धांत के बारे में आपको बात करता रहूंगा और मैं आपको बराबर बताता रहूंगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका जो सिद्धांत है इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन अभी तक परीक्षा में बने हैं। एक क्वेश्चन था कि ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक जो अवस्था है, ठीक है, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की किस अवस्था से मिलती जुलती है। क्या है, पियाजे की किस अवस्था से मिलती है। तो आप बताइए, प्रतिबिंबात्मक मतलब कि आइकॉनिक स्टेज जो दूसरी वाली स्टेज थी, कितने उम्र से कितने, तो ये थी आपकी 3 से 8 वर्ष। अब आप सोचिए कि ये अवस्था कौन सी है। तो आप जानते हैं कि 0 से 2 वर्ष है संवेदीगामक, और 2 या 3 से जो है, ठीक है, 2 या 3 से 7 वर्ष जो है कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मतलब कि आपका यहां पर बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था ये टीईटी 2019 में पूछा गया था। किसमें, टीईटी 2019 में पूछा गया था। और ये प्रश्न क्या है कि कौन सी अवस्था ब्रूनर के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सी है, आप जानते हैं
पहली क्रियात्मक स्टेज है, पहला वाला है। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रतिबिंबात्मक स्टेज, और तीसरा क्या है? संकेतात्मक स्टेज। तो आपका आंत प्रज्ञकाल जो है ये इसमें नहीं आएगा। तो ये आपको क्या करना है दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आंत प्रज्ञकाल किसके उसमें आता है, किसके सिद्धांत में आता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखेंगे कि आंत प्रज्ञकाल जो है ये किसके सिद्धांत में आता है, और उसमें भी आपको ये बताना है कि किस अवस्था में आता है, ठीक है। अगर आपने क्लासेज अच्छे से करी है और सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल मैं श्योर हूं कि आपको ये चीज एकदम अच्छे से याद होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देंगे, और बाकी भी क्लासेज आपकी चलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एकदम तुरंत से रेगुलर कर दूंगा, क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा हूं, उतना ही समय मिल रहा है मुझे ना कि जितना मैं आप लोगों को दे रहा हूं। हाँ, लेकिन यह है कि इन फ्यूचर हम लोग इन चीजों को बहुत ही अच्छे से करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।